Hello friends, how are you all? I hope you all are doing well. Well friends, today again I came up with one more short, beautiful and fascinating story, The Night Train at Deoli. Friends, this story was published in 1968 and this interesting story is written by children's very favorite author Ruskin Bond. फ्रेंड्स, इस स्टोरी में ऑथर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए स्टोरी को डिस्क्राइब करता है. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. फ्रेंड, इस स्टोरी में राइटर अपने बचपन के दिन को याद करते हुए लिखते हैं कि जब मैं कॉलेज में था तो मैं अपनी गर्मी की छुट्टी अपनी दादी के घर देहरा में बिताता था. मैं मई की शुरुआत में मैदान छोड़ देता था और जुलाई के अंत में लौट जाता था. देवली देहरा से लगभग 30 मील दूर एक छोटा सा स्टेशन था. यह भारतीय तराई के घने जंगलों की शुरुआत का प्रतीक था. ट्रेन सुबह लगभग 5 बजे देवली पहुंचती थी. जब स्टेशन पर बिजली के बल्बों और तेल के लैंपों की हल्की रोशनी होती थी और भोर की हल्की रोशनी में रेलवे पटरियों के पार का जंगल दिखाई देता था. देवली में केवल एक प्लेटफॉर्म, एक स्टेशन मास्टर के लिए कार्यालय और एक प्रतीक्षालय था. रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक चाय की दुकान, एक फल विक्रेता और कुछ आवारा कुत्ते थे और इसके सिवा कुछ भी नहीं था वहाँ, क्योंकि जंगलों में जाने से पहले ट्रेन केवल 10 मिनट के लिए वहाँ रुकती थी. देवली में क्यों रुकती थी पता नहीं. वहाँ कभी कुछ नहीं हुआ. ना कोई ट्रेन से उतरा और ना कोई अंदर चढ़ा. प्लेटफॉर्म पर कभी कोई कुली नहीं था. लेकिन ट्रेन वहाँ पूरे 10 मिनट रुकती थी और फिर 1 घंटी बजती थी. गार्ड अपनी सीटी बजाता और फिर देवली पीछे रह जाता और भूल भी जाता. मुझे आश्चर्य होता था कि स्टेशन की दीवारों के पीछे देवली में क्या हो रहा था. मुझे हमेशा उस अकेले छोटे से प्लेटफॉर्म और उस जगह के लिए खेद महसूस होता था जहाँ कोई भी जाना नहीं चाहता था. मैंने फैसला किया कि एक दिन मैं देवली में ट्रेन से उतरूंगा और शहर को खुश करने के लिए वहीं दिन बिताऊंगा. मैं 18 साल का था. अपनी दादी से मिलने गया और रात की ट्रेन देवली में रुकी. एक लड़की टोकरियाँ बेचते हुए प्लेटफॉर्म से नीचे आई. वह ठंडी सुबह थी और लड़की ने अपने कंधे पर एक शॉल डाला हुआ था. उसके पैर नंगे थे और उसके कपड़े पुराने भी थे, लेकिन वह एक युवा लड़की थी. शान से और सम्मान के साथ चल रही थी. वो मेरी खिड़की के पास आकर रुक गई. उसने देखा कि मैं उसे ध्यान से देख रहा था, लेकिन पहले तो उसने ध्यान न देने का नाटक किया. उसकी पीली त्वचा, चमकदार काले बाल और काली परेशान सी आंखें थीं. और फिर वे आंखें खोजपूर्ण और वाकपुट मेरी आंखों से मिली. वह कुछ देर तक मेरी खिड़की के पास खड़ी रही और हम दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा. लेकिन जब वह आगे बढ़ी तो मैंने पाया कि मैं अपनी सीट छोड़कर गाड़ी के दरवाजे पर जा रहा हूँ. उसने मुझे दरवाजे पर देखा और दूसरी ओर देखते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़ी होकर इंतज़ार करने लगी. मैं चाय की दुकान की ओर चला गया. एक केतली हल्की आग पर उबल रही थी, लेकिन स्टॉल का मालिक ट्रेन में कहीं चाय बेचने में व्यस्त था. वह लड़की मेरे पीछे पीछे स्टॉल के पीछे चली आई और उसने पूछा, क्या आप एक टोकरी खरीदना चाहते हैं? ये बहुत मजबूत है, बेहतरीन बेतों से बनी है. नहीं, मैंने जवाब दिया. मुझे टोकरी नहीं चाहिए. हम बहुत देर तक एक दूसरे को देखते रहे और फिर उसने कहा, क्या आप वाकई टोकरी नहीं चाहते हैं? फिर मैंने कहा, ठीक है, मुझे दे दो. और मैंने ऊपर वाली टोकरी खरीदी और उसे 1 रुपया दे दिया. मुश्किल से उसकी उंगलियों को छूने की हिम्मत कर रहा था. जैसे ही वह बोलने वाली थी, गार्ड ने सीटी बजा दी. उसने कुछ कहा, लेकिन मैं सुन ना पाया क्योंकि घंटी की आवाज़ और इंजन की फुफकार में खो गई थी उसकी आवाज़. मुझे अपने डिब्बे में वापस भागना पड़ा.
गाड़ी थरथराई और झटके से आगे बढ़ गई। जैसे ही प्लेटफॉर्म से गाड़ी आगे बढ़ी मैंने उसे देखा। वो प्लेटफॉर्म पर अकेली थी और उसने कोई हलचल नहीं की, लेकिन वो मेरी तरफ देखे जा रही थी और मुस्कुरा भी रही थी। मैंने उसे तब तक देखा जब तक सिग्नल बॉक्स रास्ते में नहीं आया और फिर जंगल ने स्टेशन को छुपा दिया, लेकिन मैं अभी भी उसे वहाँ अकेले खड़ा देख सकता था। मैं बाकी यात्रा के दौरान जागता हुआ बैठा रहा। मैं अपने दिमाग से लड़की के चेहरे और उसकी काली सुलगती आंखों की तस्वीर से छुटकारा नहीं पा सका। लेकिन जब मैं देहरा पहुंचा तो घटना धुंधली और दूर हो गई, क्योंकि मेरे दिमाग पर कब्जा करने के लिए अन्य चीज़ें भी तो थीं। 2 महीने बाद जब मैं वापसी की यात्रा कर रहा था, तभी मुझे उस लड़की की याद आई। जैसे ही ट्रेन देवली स्टेशन पर पहुंची, मैं उसकी तलाश कर रहा था और जब मैंने उसे प्लेटफॉर्म पर चलते हुए देखा तो मुझे एक अप्रत्याशित रोमांच सा महसूस हुआ। मैं पायदान से उतरा और उसकी ओर हाथ हिलाया। जब उसने मुझे देखा तो मुस्कुरा दी। वह खुश थी कि मैंने उसे याद रखा और मुझे खुशी थी कि उसने मुझे याद रखा। हम दोनों ही खुश थे और यह लगभग पुराने दोस्तों की मुलाकात जैसा था। वह टोकरियां बेचते हुए सीधे चाय की दुकान पर आ गई। उसकी अंधेरी आंखें अचानक रोशनी से भर गई। हमने कुछ समय तक कुछ नहीं कहा, लेकिन हम अधिक वाकपुट नहीं हो सके। मेरे मन में उसे वहीं ट्रेन में बिठाने और अपने साथ ले जाने की इच्छा हुई। मैंने उसे देवली स्टेशन की दूरी तक जाते हुए देखने के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था। मैंने उसके हाथ से टोकरियां ले ली और उन्हें ज़मीन पर रख दिया। उसने उनमें से एक के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, मुझे दिल्ली जाना है। उसने हाँ में सिर हिलाया और कहने लगी, मुझे कहीं नहीं जाना है। गार्ड ने ट्रेन के रवाना होने के लिए सीटी बजाई और मुझे गार्ड के ऐसा करने से बहुत नफरत हुई। और फिर मैंने कहा, मैं फिर आऊँगा। और उसके बाद मैंने पूछा, क्या आप यहाँ मिलोगी? उसने फिर से सिर हिलाया और जैसे ही उसने सिर हिलाया घंटी बजी और ट्रेन आगे बढ़ गई। मुझे लड़की से अपना हाथ छुड़ाना पड़ा और चलती ट्रेन के लिए दौड़ना भी पड़ा। इस बार मैं उसे नहीं भूला। वह यात्रा के शेष समय और उसके बाद भी काफ़ी समय तक मेरे साथ थी। उस पूरे वर्ष में वह मेरे मेमोरी में एक उज्जवल जीवंत प्राणी थी। और जब कॉलेज की अवधि समाप्त हुई तो मैं जल्दी से सामान पैक करके हमेशा से पहले ही देहरा निकल आया। मेरी दादी मुझसे मिलने की उत्सुकता में प्रसन्न होंगी, ऐसा मैंने सोचा। और जैसे ही ट्रेन देवली पहुंची, मैं घबरा गया और चिंतित भी था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मुझे उस लड़की से क्या कहना होगा और मुझे क्या करना चाहिए। मैंने ठान लिया था कि मैं उसके सामने असहाय होकर खड़ा नहीं रहूँगा। अपनी भावनाओं के बारे में शायद ही बोल पाऊँगा या कुछ कर पाऊँगा। ट्रेन देवली आई और मैंने प्लेटफॉर्म पर ऊपर नीचे देखा, लेकिन लड़की मुझे कहीं नज़र न आई। मैंने दरवाज़ा खोला और ट्रेन के पायदान से उतर गया। मैं बहुत निराश था और पूर्वाभास की भावना से अभिभूत था। मुझे लगा कि मुझे कुछ करना होगा और इसलिए मैं स्टेशन मास्टर के पास चला गया और उनसे पूछा, क्या आप उस लड़की को जानते हैं जो यहाँ टोकरियाँ बेचा करती थी? स्टेशन मास्टर ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता, और अगर आप पीछे नहीं रहना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप ट्रेन में चढ़ जाएं। लेकिन मैं प्लेटफॉर्म पर ऊपर नीचे टहलता रहा और स्टेशन यार्ड की रेलिंग को घूरता रहा। मैंने केवल एक आम का पेड़ और जंगल की ओर जाने वाली धूल भरी सड़क देखी। सड़क कहाँ गई पता नहीं। ट्रेन स्टेशन से बाहर जा रही थी और मुझे प्लेटफॉर्म पर दौड़कर अपने डिब्बे के दरवाजे की ओर कूदना पड़ा। फिर जैसे ही ट्रेन ने गति पकड़ी और जंगलों से गुजरी, मैं खिड़की के सामने बैठकर सोचने लगा।
मैं उस लड़की को ढूंढने के बारे में क्या कर सकता था जिसे मैंने केवल 2 बार ही देखा था, जिसने मुझसे मुश्किल से ही बात की थी और जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था, सच में कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन जिसके लिए मुझे इतनी कोमलता और जिम्मेदारी महसूस हुई जो मैंने पहले कभी नहीं महसूस की थी। आखिरकार मेरी दादी मेरी यात्रा से खुश नहीं थी क्योंकि मैं उनके घर पर कुछ हफ्तों से ज़्यादा नहीं रुकता था। मुझे बेचैनी और बहुत बेचैनी सी महसूस हुई और इसीलिए मैंने ट्रेन पकड़कर वापस मैदानों की ओर आना पसंद किया। अर्थात मैं देवली के स्टेशन मास्टर से इंक्वायरी करने आया, लेकिन देवली में नया स्टेशन मास्टर आ गया था। पिछले व्यक्ति को पिछले सप्ताह के भीतर दूसरे पद पर स्थानांतरित कर दिया गया था। नए आदमी को टोकरियां बेचने वाली लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे चाय की दुकान का मालिक मिला, एक छोटा मुरझाया हुआ सा आदमी, चिकने कपड़े पहने हुआ था, और मैंने उनसे पूछा कि क्या वो टोकरियों वाली लड़की के बारे में आप कुछ जानते हैं। उन्होंने कहा, हाँ, यहाँ एक ऐसी लड़की थी, मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन उसने अब आना बंद कर दिया है। तुरंत मैंने पूछा, क्यों? उसे क्या हुआ? उस आदमी ने कहा, मुझे कैसे पता चलेगा, वह लड़की मेरी कोई नहीं थी। और एक बार फिर मुझे ट्रेन के लिए दौड़ना पड़ा। जैसे ही देवली प्लेटफॉर्म पीछे हटने लगा, मैंने फैसला किया कि एक दिन मुझे वहाँ की यात्रा रोकनी होगी। शहर में एक दिन बिताना होगा, पूछताछ करनी होगी और उस लड़की को ढूंढना होगा जिसने अपनी अंधेरी और अधीर आंखों से मेरा दिल चुरा लिया था। इस विचार के साथ मैंने कॉलेज में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान खुद को सांत्वना दी। मैं गर्मियों में फिर से देहरा गया और जब सुबह के शुरुआती घंटों में रात की ट्रेन देवली स्टेशन पर पहुंची तो मैंने लड़की के संकेतों के लिए प्लेटफॉर्म पर ऊपर से नीचे देखा, यह जानते हुए भी कि वह मुझे नहीं मिलेगी, लेकिन बस ऐसे ही उम्मीद में ही किसी तरह मैं देवली में यात्रा छोड़कर वहां एक दिन बिताने का साहस नहीं कर सका। यदि यह सब काल्पनिक या फिल्म ही होती तो मैं सोच भी सकता था। मैं नीचे उतर जाता और रहस्यों को साफ कर देता, पूरी तरह से चीज़ों को सही अंत तक पहुंचा देता। मुझे लगता है कि मैं ऐसा करने से डरता था। मुझे यह पता चलने का डर था कि वास्तव में उस लड़की के साथ क्या हुआ। शायद वह अब देवली में नहीं थी, शायद उसकी शादी हो चुकी थी, शायद वह बीमार पड़ गई थी। पिछले कुछ वर्षों में मैं कई बार देवली से गुजरा हूँ और हमेशा गाड़ी की खिड़की के बाहर देखता हूँ, आधी उम्मीद में कि मुझे वह अपरिवर्तित चेहरा मेरी ओर देखकर मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा। मुझे आश्चर्य है कि स्टेशन की दीवारों के पीछे देवली में क्या होता है, लेकिन मैं वहाँ अपनी यात्रा कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं उम्मीद करना और सपने देखना पसंद करता हूँ और खिड़की से बाहर उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर ऊपर नीचे देखता रहता हूँ, टोकरियों वाली लड़की का इंतज़ार करता रहता हूँ। मैं कभी भी देवली में अपनी यात्रा नहीं तोड़ता, लेकिन जब भी संभव हो मैं वहाँ से गुज़रता ज़रूर हूँ। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी यहीं समाप्त होती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर स्टोरी बहुत अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार।